नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लैनेट में। दोस्तों, आज हम बात करें कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की, कुछ ऐतिहासिक कॉन्सिक्वेंसेस की, और हम देखेंगे कैसे समय, इतिहास और व्यक्ति चीज़ों को बदल देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इतिहास है इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं उनकी क्या भूमिका रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इतिहास में किस तरह से महान व्यक्तियों ने इतिहास के रुख और उसकी दिशा को बदल दिया है। इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनके लिए गए निर्णय और उठाए गए कदम न सिर्फ मानव जाति के लिए क्रांतिकारी साबित हुई हैं, बल्कि उन्होंने मानव जाति की दशा और दिशा दोनों को बदल दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसे राजनीतिक विश्लेषकों की जिनके द्वारा रचित रचनाओं से हमारे समाज और इतिहास में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। जैसे दोस्तों हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की। दोस्तों, कार्ल मार्क्स मार्क्सवादी सिद्धांत के जन्मदाता थे और उन्होंने जो दास कैपिटल अपनी कहानी लिखी थी, जो दास कैपिटल का ग्रंथ था, उसमें उन्होंने इतिहास की जो व्याख्या थी वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के आधार पर किया था। दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने जो अपना दास कैपिटल लिखा था और उन्होंने जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत की व्याख्या की है, उसके अनुसार उन्होंने ये कहा है कि जो पूरा इतिहास रहा है, पूरा का पूरा मानव इतिहास, वो हमेशा से दो वर्गों में विभाजित रहा है, जिसमें अमीर वर्ग और गरीब वर्ग हमेशा से रहे हैं। अमीर वर्ग को उन्होंने बुर्जुआ समाज कहा है और गरीब वर्ग को उन्होंने सर्वहारा समाज कहा है। उनका मानना है कि जो अमीर वर्ग है हमेशा जो गरीब लोग हैं उनसे 100 रुपये काम कराता है और उन्हें 10 रुपये देता है। मतलब कि हर 10 रुपये देने पर अमीर वर्ग 100 रुपये कमाता है और 90 रुपये उसका प्रॉफिट हुआ। इस तरह से अमीर वर्ग लगातार अमीर बनता जाता है और जो गरीब वर्ग वो हमेशा गरीब होता जाता है। दोस्तों, कार्ल मार्क्स की जो कहानी है बहुत ही दुखदायक है। उन्होंने अपने इस सिद्धांत की वजह से बहुत ही दुख, भयंकर पीड़ा झेली है। वो कई बार निर्वसन भी सह चुके हैं, कई सरकारों के अत्याचार भी उन पर हुए, आर्थिक रूप से वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुके थे। उनकी पत्नी, उनके बच्चों के इलाज का खर्चा तक उनके पास नहीं था। यहाँ तक कि आखिर में स्थिति ऐसी आ गई थी कि उन्हें अपने बच्चों के लिए कफन खरीदने के भी पैसे नहीं थे उनके पास। उनकी इस स्थिति पर उनकी जो माँ थी, उनका कहना था कि बेटा, तुमने जितना समय कैपिटल ग्रंथ लिखने में लगाया, अगर उतना समय तुमने कैपिटल अर्न करने में लगाया होता तो स्थिति ज़्यादा बेहतर होती। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि महान लोग महान ऐसे नहीं बनते हैं। देयर विल बी अ प्राइस टू बी, इफ़ यू वांट टू बी अ ग्रेट पर्सन यू हैव टू पे द प्राइस। तो महान बनने की कीमत व्यक्ति को चुकानी पड़ती है और वही कीमत कार्ल मार्क्स ने भी चुकाई। कार्ल मार्क्स का परिवार बिखर गया, वो खुद बीमारी से मरे और आखिरी समय में उन्हें भयंकर पीड़ा हुई। उन्होंने धर्म को अफीम कहा था, उनकी इस बात पर काफ़ी विवाद हुआ था और उनके मरने के कई साल बाद जो चर्च था, जो रोमन चर्च है हमारा, उसने उनको मरने के कई साल बाद, अभी कुछ सालों पहले, उन्हें संत घोषित किया और उन्हें कहा कि वे महान व्यक्ति थे। दोस्तों, कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत था, उसी मार्क्सवादी सिद्धांत पर साम्यवाद, समाजवाद, सबका लगभग जन्म हुआ। उन्होंने नए तरह के अंतर्विरोधों को जन्म दिया। हीगल, जो जर्मनी के महान साहित्यकार थे, जो अपने समय के बहुत बड़े फिलोसोफर थे, मार्क्स ने उनकी भी किताबें पढ़ी, उनकी भी रचनाएं पढ़ी। हीगल के बारे में कहा जाता है कि जब वो अपने स्कूल या कॉलेज से निकले तो उनका जो कैरेक्टर प्रमाण पत्र बना था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उस पर उनके स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने लिखा था कि यह व्यक्ति हर विषय में अच्छा है लेकिन इसकी फिलॉसफी अच्छी नहीं है। मतलब फिलॉसफी में उन्हें कहा गया था कि अच्छे नहीं है। लेकिन कमाल देखिए कि जिस व्यक्ति को उसकी स्कूल या संस्था या प्रिंसिपल ने जिस विषय में कमज़ोर या नाकारा घोषित किया था, वो व्यक्ति अपनी उसी विषय और अपनी इसी योग्यता की वजह से पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन गया और आज भी लोग हीगल को एक महान सिद्धांतकार के रूप में जानते हैं। हीगल ने एक सिद्धांत दिया था जिसे कहा जाता था वाद प्रतिवाद सिद्धांत। हीगल ने जो सिद्धांत दिया था
थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। हीगल का मानना था कि हमारे दिमाग में जो पहला विचार पैदा होता है वह वाद होता है, लेकिन कोई भी विचार अपने आप में पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता है। तो जो वाद होता है, जो पहला विचार आपके दिमाग में आया, वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता, उसमें कुछ गलत या झूठे अंश भी साबित होते हैं। तो उसका एक विरोधी विचार पैदा होता है जिसे हम प्रतिवाद कहते हैं। प्रतिवाद उसका विरोध करता है पहले वाले विचार का, फिर दोनों विचारों में टकराव होता है, फिर एक तीसरा विचार आपके दिमाग में आता है जिसे हम सिंथेसिस कहते हैं। थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस। तो इस तरह से जो सिंथेसिस है, जो तीसरा विचार आता है, वो दोनों के मुकाबले शुद्ध होता है, क्योंकि वो दोनों विचारों के परस्पर विरोध से पैदा हुआ है, इसलिए वो उनके मुकाबले शुद्ध होता है। लेकिन अपने आप में ये विचार, जो तीसरा विचार है, वो पूर्ण रूप से सत्य या पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है। फिर वापस में ये विचार भी वाद बन जाता है, मतलब पहला विचार। अब इसका एक विरोधी पैदा होता है। इस तरह से प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। हीगल का मानना था कि पूरी सृष्टि में ये सिद्धांत ऐसे ही व्यापक है, हर सृष्टि के हर कण कण में ऐसे, ये जो हमारा जीवन का प्रोसेस है, हम जिस तरह से जी रहे हैं, या यूनिवर्स जैसे बना है, या जो प्रकृति की बाकी सारी क्रियाएं हैं, इस सब जगह आपको यही सिद्धांत दिखाई देगा। तो कार्ल मार्क्स ने जो है हीगल की कुछ विचारों को पढ़ा और उन्होंने उन विचारों को अपने हिसाब से नए सिरे से लाया, जिसकी काफ़ी प्रशंसा हुई बाद में। जो हीगल थे, उनका इतिहास के बारे में जो दृष्टिकोण था वो ये था कि वो कहते थे कि इतिहास हमें यही सिखाता है कि इतिहास से इंसान कुछ नहीं सीखता। और ये बात दोस्तों आप देखेंगे तो कई जगह आपको सत्य दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि हमारे देश में या हमारे विश्व में इतने सारे युद्ध हुए, इतनी सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, उसके बाद भी अभी भी लोगों के दिमाग बहुत नहीं बदले। अभी भी व्यापक रूप से विनाशकारी हथियारों का उत्पादन जारी है। हर देश दूसरे देश पर कब्जा करने में लगा हुआ है, प्राकृतिक संसाधनों के लिए मारामारी लगी हुई है। आप देखेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद दूसरा विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए था। अपनी पहली गलतियों से सबक लेना चाहिए था, लेकिन पहला विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ, अब थर्ड वर्ल्ड वार की बातें की जाती हैं। तो ये हमें सिखाता है कि हीगल की बात सही है। इतिहास हमें यही सिखाता है कि इंसान इतिहास से कुछ नहीं सीखता। दोस्तों, कार्ल मार्क्स जो थे, उन्होंने हीगल के एक सिद्धांत को बिल्कुल ही उलट दिया। हीगल ने अपने समय में कहा था कि जो हमारी आंतरिक चेतना है, जो हमारे अंदर की सोच है, अंदर के विचार हैं, वो हमारे बाह्य जगत का निर्माण करते हैं। मतलब हम अंदर जैसा सोचते हैं और हमारे अंदर जो चीज़ें होती हैं वही बाहर निकलकर प्रतिबिंबित होती हैं। जैसे कि कोई साइंटिस्ट है, उसने अपने दिमाग में बल्ब के बारे में सोचा, या कंप्यूटर के बारे में सोचा, हवाई जहाज़ के बारे में सोचा, जो भी चीज़ें, तो वो क्या होती हैं, पहले दिमाग में आती हैं, हमारे आंतरिक सोच में एक आइडिया आता है, एक विचार आता है, फिर वो हमें बाहर दिखाई देता है, क्योंकि हम उसी के सहारे उसको बनाते हैं। सो नो डाउट, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रुथ। एवरीथिंग इज कम इन आवर माइंड फर्स्ट, देन इट्स कम आउटसाइड। लेकिन जब मार्क्स आए थे, उस समय तक भौतिकवाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। उस समय तक जो औद्योगिक क्रांति थी वो हो चुकी थी, मशीनों के द्वारा सामानों का उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर होने लगा था और उसके लिए बाजार खोले जा रहे थे। उपभोक्तावाद जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो बाहरी जो चमक दमक है वो बहुत बढ़ गई थी, और वो बाहरी चमक दमक इंसान की सोच को प्रभावित कर रही थी। तो मार्क्स ने सिद्धांत दिया कि हमारी आंतरिक चेतना हमारे बाह्य जगत का निर्माण नहीं करती है, हमारी बाह्य चेतना जो है वो हमारी आंतरिक चेतना का निर्माण करती है। मतलब अब ये बात कही मार्क्स ने कि जो बाहर हमारे समाज में आसपास जो हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं, वो हमारी अंदर की सोच को इफेक्ट कर रही है। नो डाउट दिस इज ऑल्सो ट्रुथ। मार्क्स ने जो बात कही वो भी बिल्कुल सही बात थी कि बाहरी जो विचार हैं, जो बाहरी इन्वायरमेंट है, वो भी हमें प्रभावित कर रहा है। जैसे आप देखिए आज के समय में आप ऐड देखते हैं तो कौन सा हीरो, कौन सा हीरोइन, कौन सा शैम्पू लगा रहा है, कौन सा साबुन लगा रहा है, कौन सा तेल लगा रहा है, किस ब्रांड का कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, ये सब चीज़ें आपके दिमाग को इफेक्ट करती हैं। आप उनके जैसा दिखना चाहते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। दे रिप्रेजेंटेड ब्रांड एंड यू वांट टू बिकम लाइक दैट ब्रांड। आप उस ब्रांड के जैसा ही बनना चाहते हैं। जो ब्रांडिंग होती है किसी चीज़ की, वो इसलिए होती है कि आप
वैसा ही बनना चाहें और उसके लिए उनका वो प्रोडक्ट खरीदें। तो मार्क्स की बात भी अपनी जगह सही थी और हीगल ने जो कहा था वो भी बिल्कुल सही था। मार्क्स ने कहा हीगल के बारे में कि हीगल का जो सिद्धांत था वो उल्टा खड़ा था सर के बल, और मैंने उसे सीधा कर दिया। तो ये दो महान साहित्यकार थे और इन्होंने पूरे विश्व की दशा और दिशा बदल दी। मार्क्स के सिद्धांतों का सहारा लेकर ही आने वाले समय में लेनिन, स्टालिन और आपके मुसोलिनी, ये सारे लोगों ने मार्क्स सिद्धांतों को लिया और उसे अपने हिसाब से अपने देश के साथ, माओ से तुंग, चाइना के जो लीडर थे माओ से तुंग, इन लोगों ने मार्क्स सिद्धांत को लिया और उसे अपने देश, अपनी परिस्थिति, अपनी जगह के हिसाब से बदला और उन्होंने कामयाबी हासिल की, सत्ताएं हासिल की। मार्क्सवाद सिद्धांत जो है अकेला सिद्धांत था जो दूसरे उदारवाद सिद्धांत के साथ खड़ा था। जो उस उदारवाद का सिद्धांत था, उदारवाद जो था, लिबरलिज्म जो वो सिद्धांत था, वो बेसिकली बिजनेस पर आधारित सिद्धांत था। बिजनेस, तो उदारवाद का बेसिक मूल फंडामेंटल चीज क्या था? लिबर्टी, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार। जो ये आपका उदारवाद था, इसका कहना था कि हर व्यक्ति को जितना ज़्यादा वो कर सके, कमा सके, जितना बेहतर कर सके, उतनी उसकी स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि वो और आगे बढ़े। ये उदारवाद का सिद्धांत था। हर व्यक्ति को उसकी क्षमताओं के अनुरूप आगे बढ़ना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता का मांग कर। उदारवाद जो है लोगों के लिए स्वतंत्रता और अधिकार की मांग कर रहा था। लेकिन दोस्तों, यहाँ स्वतंत्रता हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। जैसे मैं किसी गरीब आदमी से बोलूं कि तुम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो और तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। अब आप ये बताइए कि गरीब आदमी क्या कर सकता है? अब बात किस चीज़ की आती है? रिसोर्सेज की, संसाधन की, पैसे की। जब उस व्यक्ति के पास कुछ होगा ही नहीं तो वो अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कैसे करेगा? इसीलिए नकारात्मक और सकारात्मक दो प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। नकारात्मक स्वतंत्रता वो होती है जिसमें सरकार व्यक्ति से कहती है कि तुम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो, जाओ करो, हमें नहीं मतलब है, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, बट वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू और वी आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो कैसे करेगा वो आदमी? इस तरह की व्यवस्था में जहां हर व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है लेकिन उसे मदद नहीं की जाती है, वहां पर कौन आगे निकलेगा? वहां पर वो आगे निकलेगा जो आर्थिक रूप से सबल होगा, जो पहले से स्ट्रांग होगा, जिसका बैक और बेस मजबूत होगा। लेकिन जो गरीब है वो तो कुचला जाएगा। इसीलिए हम आते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता की ओर। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है? सकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि व्यक्ति को अधिकार और स्वतंत्रता देने के साथ साथ उसकी हेल्प भी करनी चाहिए। जैसा कि आज की सरकारों में आप देख रहे हैं कल्याणकारी, वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी समाज की जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, जिसमें सरकार क्या करती है? लोगों को सब्सिडी देती है। जो 50 तरह की योजनाएं चलाती है सरकार गरीबों के लिए, जिसमें उनको कम सूद पर पैसा देती, कम ब्याज पर पैसा देती, कहीं कहीं ब्याज नहीं भी लेती है, ठीक है। या फिर गरीबों को हर रुपये कई तरह की पेंशन दी जाती है, कई तरह की बीमा योजनाएं चलाई जाती हैं, उनको सब्सिडी, गैस पे सब्सिडी, तेल पे सब्सिडी, बाकी जो खाद पर, बीज पर सब्सिडी, इस तरह की सब्सिडी दी जाती है। विधवा को विधवा पेंशन दी जाती है, कोई गरीब है तो उसे हर महीने कुछ पैसा दिया जाता है। सरकार की ऐसी योजनाएं हर देश में अलग अलग है। इसे कहते हैं वेलफेयर स्टेट। यहाँ पर सरकार क्या करती है कि उनको सपोर्ट करती है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो उदारवाद की जो धारणा थी वो पूर्ण रूप से बिजनेस पर्पस थी, मतलब जो स्ट्रांग, जो मजबूत है वो आगे बढ़ता रहे और गवर्नमेंट शुड नॉट मेक एनी इंटरफेयर। तो आज से तो क्या हुआ कि अमीर आदमी और अमीर होता जाएगा, गरीब आदमी और गरीब होता जाएगा, क्योंकि जिसके पास संसाधन है वो आगे बढ़ जाएगा। तो मार्क्सवाद के आने के बाद, समाजवाद के आने के बाद क्या हुआ कि सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा व्यवस्था में, और सरकार ने कैटेगराइज किया, वर्गीकरण किया कि इन लोगों की हम सहायता करेंगे, जो पिछड़े हैं, कुचले हुए हैं, ऐसे लोगों की, ताकि वो लोग भी प्रतिस्पर्धा में बेहतर तरीके से भाग ले सकें। तो इस तरीके से दोस्तों ये दोनों सिद्धांत, जो उदारवाद और मार्क्सवाद या साम्यवाद, इन सब ने मिलाकर वर्ल्ड को बैलेंस किया। इससे क्या हुआ कि लोग के अंदर या सरकारों के अंदर ये आया कि बैलेंस लेकर चलना चाहिए। तो हम ये मानते हैं कि इतिहास की इन घटनाओं से या इन सिद्धांतकारों के द्वारा जो मेहनत की गई उसका वास्तव में हमारे अर्थव्यवस्था पर और इतिहास पर काफ़ी असर पड़ा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे।